और इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही, जहां एनसीबी ने लगातार बॉलीवुड पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक्टर अर्जुन रामपाल से आज एनसीबी फिर से पूछताछ कर सकती है। अर्जुन रामपाल के दोस्त से भी आज पूछताछ मुमकिन है। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से एनसीबी पहले ही 6 घंटे की पूछताछ कर चुकी है। अर्जुन रामपाल के घर से कुछ प्रतिबंधित दवाएं मिली थी, जिसके बाद एनसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और बिहार विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां राजनीतिक जोर तोड़ शुरू हो गई है। बिहार आज एनडीए की बैठक होगी। एनडीए की बैठक में यह फैसला होगा कि नीतीश सीएम पद पर रहेंगे और कितना उनका टेन्योर होगा। और बैठक में कहा गया कि मेरा कोई दावा नहीं है। नीतीश की ओर से ये बयान आया है। तेजस्वी को चुना गया है महागठबंधन का नेता, तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता चुन लिए गए हैं। और जाहिर तौर पर यह साफ है कि जिस तरीके से उन्होंने जमीनी स्तर पर बिहार विधानसभा चुनाव में काम किया था, इसका उन्हें नाम मिलना था और वो महागठबंधन के नेता चुन लिए गए हैं। और दूसरी बड़ी खबर भी बिहार से, बिहार के मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर जो आई है उसके मुताबिक ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है मुजफ्फरपुर में। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर आई, जहां पे फायरिंग हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में 2 बदमाश जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की और बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी है और आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। बदमाशों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। करीब 30 राउंड फायरिंग की खबर आई है। मुशहरी थाना क्षेत्र में कुछ क्रिमिनल्स मार्केट में थे। पुलिस की टीम वहां पर थी। उन लोगों ने अंधाधुंध फायर किया। जवाब में एसएचओ मुशहरी और वहां के एएसआई बाकी अन्य गुवाहाटी की टीम्स ने डीएसपी साहब के साथ में वहां पे मौके पे उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। इसमें पुलिस की साइड से फायरिंग की गई। इसमें 2 क्रिमिनल्स को फायर इंजरी हुई है और उनको हॉस्पिटल लाया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। घटना हुआ है, जब बोले हमको सब्जी लेके और रोड पर खड़े थे। उसके बाद में मैं सब्जी लेके रोड क्रॉस करने लगी तो देखी क्या जो एक मतलब सब चित्र में अंधुन गोली ऐसे मारते निकल गया। कौन लोग था वो लोग जो फायरिंग कर रहा था? पकड़ा है अपराधी था। क्या चीज से था वो? 2 चक्का की गाड़ी। अभी शाम के टाइम में अंधेरा रहता है, लेकिन 2 चक्का की गाड़ी पर था। हम सोचे क्या आ जाए, दिवाली का फटाका है क्या। मैं इनको पूछने गई जो दिवाली का फटाका था, सब क्यों भाग रहे हैं? बोले हमको गोली मार दिया। तू पूछ रही है दिवाली के फटाका। इनको कैसे गोली लगी? रोड पर खड़े थे वो तरफ। अब मैं गई सब्जी मंडी। आज जैसे हम रोड क्रॉस किए ना तो तरफ से जिधर से गोली मारते चला गया, उस साइड में रोड के इधर अपना गाड़ी लेके खड़े थे। और आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर फायरिंग के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 30 राउंड गोलियां चली हैं, जिसमें 2 बदमाश जख्मी हुए। हालांकि इस वक्त उनकी हालत कैसी है, इस बात पर अभी कोई अपडेट नहीं आ पाया है। एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बदमाशों ने करीब 30 राउंड फायरिंग की है और देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरीके से 2 लोग जख्मी हुए इस फायरिंग में। पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ भिड़ंत हुई है। इस मुठभेड़ में 2 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है और देखिए एक आदमी को स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल ले जाया गया है, जिसे गोली लगी है। और आपको बता दें कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना है। और कुछ दिनों पहले चुनाव के दौरान मुंगेर में भी फायरिंग हुई थी, जिसमें वहां के एसपी, डीएसपी और सभी बड़े पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी थी। कुछ लोग लाइन हाजिर भी किए गए थे। उससे कुछ ही हफ्ते कह सकते हैं, 10 दिन के बाद एक बार फिर से बिहार में एनकाउंटर की खबर है और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये बदमाश कौन थे, किस गैंग से इनका ताल्लुक था और किस लिए इनका एनकाउंटर किया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है उसके मुताबिक ये कहा गया है
कि ये बदमाश वहां छिपे हुए थे। जब पुलिस को इस बात का पता चला, वो इलाके में गई और जब इन कार्रवाई की बात हुई तो उन्होंने सबसे पहले पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। और तस्वीर में आप देख सकते हैं जो स्ट्रेचर पर सोए हुए दोनों बदमाश हैं जो पुलिस फायरिंग में जख्मी हुए हैं। इन्हें वहां के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही, जहां एनसीबी ने एक बार फिर से बॉलीवुड पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले अर्जुन रामपाल से एनसीबी ने पूछताछ की थी। इस पूछताछ की वजह थी क्योंकि उनके घर से प्रतिबंधित दवाएं मिली थी। बिल्कुल, आपको बता दें कि अर्जुन रामपाल के दोस्त से भी पूछताछ संभव है। उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला से इससे पहले ही 2 बार पूछताछ हो चुकी है। एनसीबी ने काफी लंबे वक्त तक उनसे पूछताछ की है। तो आपको याद होगा, जब से सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला सामने आया था, उसके बाद जब उनसे जुड़ा हुआ ड्रग कनेक्शन सामने आया और एनसीबी एक्टिव हुई मुंबई में, जिसके बाद कई ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुए और इस पूरे मामले में अब तक कई जानी मानी बड़ी फिल्मी हस्तियों के नाम भी सामने आए हैं। और गैब्रिएला से एनसीबी पहले ही पूछताछ कर चुकी, जो कि उनकी लिव इन पार्टनर हैं अर्जुन रामपाल की, और उनसे करीब 7 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की थी। वजह ये थी कि गैब्रिएला के पास से ड्रग्स बरामद की गई थी। साथ ही साथ अर्जुन रामपाल के जो गर्लफ्रेंड के भाई हैं, उनके घर से भी प्रतिबंधित दवाएं मिली थी। इस वजह से अर्जुन रामपाल से पूछताछ की गई थी। आज अर्जुन रामपाल से दूसरे राउंड की पूछताछ एनसीबी कर सकती है और ऐसी खबरें भी हैं कि कुछ बड़े लोगों के नाम भी उस लिस्ट में है और जल्दी उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। खबर आ रही है एलएसी से, जहां पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगभग बातचीत हो चुकी है। डिसएंगेजमेंट प्लान तैयार हो गया है और दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। बिल्कुल, पैंगोंग झील के आसपास बने स्ट्रक्चर भी तोड़े जाएंगे। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, पुरानी पोजीशन पर चीन जाने को तैयार हो गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि अब तक 8 बार कमांडर लेवल की बातचीत भारत और चीन के बीच हो चुकी है, जिसके बाद दोनों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों ओर से सैनिक अब पीछे हटेंगे। और लगातार 8 दौर की मीटिंग के बाद चुशूल में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में इस बात पर रजामंदी बनी थी। भारत ने चीन से 2 टूक कहा था कि अगर आप डिसएंगेजमेंट चाहते हैं तो हुई सीमा विवाद सुलझ सकता है। और चलिए अब बात बिहार की कर लेते हैं। नीतीश कुमार सबसे पहले 20 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब 16 नवंबर को नीतीश 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पहली बार 3 मार्च 2000 को सीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार सीएम बने। तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को सीएम पद की शपथ ली। नीतीश ने 22 फरवरी 2015 को चौथी बार शपथ ली थी। वहीं आपको बता दें कि 20 नवंबर 2015 को 5वीं बार और 27 जुलाई 2017 को 6ठी बार सीएम पद की शपथ ली थी नीतीश ने। और अब वो एक बार फिर से 16 तारीख को 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और वो बिहार के 37वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। बिहार में आरजेडी का महागठबंधन भले ही बहुमत के जादुई आंकड़े से 12 सीटें दूर है, लेकिन अभी भी उम्मीदें उसने नहीं छोड़ी। बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक पार्टी इस कोशिश में लगातार जुटी हुई है कि छोटे दलों का उसे सहारा मिल जाए। और पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर महागठबंधन के विधायकों और आला नेताओं की बैठक हुई है। तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनावी नतीजों पर मंथन किया गया। चर्चा गर्म है कि आरजेडी ने सरकार बनाने की उम्मीद अभी छोड़ी नहीं है और इसके लिए एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी से अंदर खाने बातचीत भी की गई है। हम और वीआईपी के पास 4-4 सीटें हैं। दोनों दलों के एनडीए से हटते ही एनडीए अल्पमत में आ जाएगी और महागठबंधन बहुमत के काफी करीब पहुंच सकता है, लेकिन उसे ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों की जरूरत भी पड़ेगी और सूत्रों के मुताबिक आरजेडी इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी सरकार बनाने के लिए छोटी पार्टियों को डिप्टी सीएम या बड़ा मंत्रालय देने को भी तैयार है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी ने आरजेडी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उधर तेजस्वी ने खुलकर आरोप लगाया कि काउंटिंग में गड़बड़ी करके महागठबंधन को हराया गया। ये लोग बोलते रहे रोए रोए, लेकिन मेरा सवाल जायज है। चुनौती देता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को, जो चोर दरवाजे से सत्ता हथियाना चाहते हैं, सत्ताधारियों को, कि पोस्टिंग पोल एक सवाल का जवाब दे।
तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में आया है, जबकि निर्वाचन आयोग के नतीजे एनडीए के पक्ष में हैं। पूरा देश जो है वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में आई, जो कि बीजेपी के जनता का जो आदेश था कि बीजेपी को विपक्ष में रहना, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री लालच में, लोभ में या डर के कारण, या आप कह सकते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। जाहिर है तेजस्वी ने हार नहीं मानी है, लिहाजा सरकार बनाने की संभावनाएं खंगाली जा रही हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा। उधर एनडीए सरकार बनाने में जुट गई है। सीएम आवास पर नीतीश से मिलने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी, संजय जायसवाल और मंगल पांडे पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सरकार को लेकर चर्चा हुई। संकेत है कि 16 नवंबर को यानी भैया दूज के दिन नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बढ़ेंगे, बात पश्चिम बंगाल से आई हुई खबर की कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर जिले में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर फेंके, जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे फूट गए। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना का दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। अल्मोड़ा जिले के सल्ट से विधायक कोरोना से संक्रमित हो गए थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संसद सत्र के दौरान पाकिस्तान से अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने संसद के सदस्य इमरान अहमद खान के सवाल के जवाब में ये बात कही। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने टेरर फंडिंग के 2 मामलों में हाफिज सईद के संगठन जमातुद दावा के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में ही सईद के रिश्तेदार सहित जमातुद दावा के 2 अन्य नेताओं को भी दोषी करार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ होने वाली आगामी टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने 17 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम में 5 नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ दिलीप घोष के काफिले पर हमला किया गया। हालांकि इस हमले में वो बच गए, लेकिन इनके काफिले में पीछे आ रही कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, और एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने इशारों में ही ममता सरकार को चेताया था और इसीलिए पश्चिम बंगाल में राजनीति गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में अलीपुर द्वार में यही वो जगह है जहां से गुजरते ही बीजेपी चीफ दिलीप घोष के काफिले पर पत्थर फेंके गए। इस हमले में दिलीप घोष तो बच गए, लेकिन काफिले में शामिल कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। उन्होंने हमले के पीछे टीएमसी का हाथ बताया। यह हमला प्रधानमंत्री मोदी की उस चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुआ है, जिसमें बिहार जीत के जश्न के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को राजनीतिक हिंसा के खिलाफ सख्त चेतावनी दी थी। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। दिलीप घोष के काफिले में कालचीनी के विधायक विल्सन चंपामारी भी थे। हमले में उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि बंगाल बीजेपी चीफ के काफिले पर हमले के पीछे कौन है। उधर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हमले का जोरदार विरोध भी किया गया है। कि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार का पुतला फूंककर उग्र प्रदर्शन किया। राजस्थान में गुर्जरों ने मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद अपना आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद भरतपुर में गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक को ठीक करने की कोशिश की, जो उन्होंने आंदोलन के दौरान उखाड़ दिए। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दिवाली की खरीदारी को लेकर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। इस भीड़ की वजह से कोरोना के नियम टूटते नजर आए। ऐसी लापरवाही की वजह से दिल्ली में कोरोना के केस में और इजाफे की आशंका बढ़ गई है।
कर्नाटक में कलबुर्गी के सुपरमार्केट में दिवाली की खरीदारी के लिए भारी भीड़ देखी गई। यहां ज्यादातर लोग बिना पर्याप्त सावधानी के लापरवाही से बाजार में देखे गए। बेंगलुरु में कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई ने दिवाली के मौके पर एक पब्लिक अवेयरनेस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली का मकसद दिवाली पर प्रदूषण की रोकथाम करना है। दिवाली के मौके पर मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के भीतर मस्ती का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एयरपोर्ट के कर्मचारी बॉलीवुड के गाने पर डांस करते नजर आए। राजस्थान में उदयपुर के 5 स्टार होटल में अभिनेत्री कंगना रनौत के भाई अक्षत की शादी हुई। इस दौरान कंगना ने राजस्थानी गानों पर जमकर डांस किया। मुंबई के मझगांव डॉक पर स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर को नौसेना में शामिल कर लिया गया। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के संगम तट पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने दिवाली पर शानदार सैंड आर्ट का प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों ने ग्रीन दिवाली लिखकर लोगों को इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश में वाराणसी की फूल मंडी में धनतेरस के मौके पर खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी। यहां रंग बिरंगे फूल से बाजार सजे हुए दिखाई दिए। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, जहां प्रदूषण ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब रहा। दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी भी बेहद कम। यहाँ तक कि सांस लेने में भी लोगों को खासी परेशानी हो रही है। दिवाली तक हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700-800 के भी पार चला गया। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कई जगह ऐसे हालात आपको दिखाई देंगे। आसमान में धुंध दिखाई देगा और लोगों को इस दमघोंटू हवा में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोग प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहे हैं। बिल्कुल, और प्रदूषण की मार तो लोग झेल ही रहे हैं, साथ ही उसकी वजह से कोरोना का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि दिल्ली वालों पर दोहरी मार पड़ रही है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए भले ही जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही हो, लेकिन अभी भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आज की बात की जाए तो गुरुग्राम में करीब 401 एयर क्वालिटी इंडेक्स नोट किया गया है। और निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, यदि खुली आंखों से आप बाहर निकलेंगे तो आंखों में जलन साफ तौर पर महसूस की जा सकती है। इसके साथ साथ तमाम जो प्रयास प्रशासन की तरफ से किए गए थे, पेड़ों पर छिड़काव कराया जा रहा था, सड़कों के किनारे जो मिट्टी पड़ी है उसको हटाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी पूर्णतः प्रदूषण पर नकेल नहीं कसी गई है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन और सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया कि दीपावली पर पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहे। जिस तरह से प्रदूषण की सफेद चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में लिया हुआ है, उससे लगातार लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। देश की राजधानी में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर है। हवाओं का रुख बदलने से देश की राजधानी में पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम हुआ है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 326 रजिस्टर किया गया है और लगातार 6 दिनों से जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार था, आज एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा बेटर है और पॉल्यूशन लेवल थोड़ा सा कम है। इस समय मैं राजपथ पे खड़ा हूं और ठीक सामने आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन है। हालांकि यहां से राष्ट्रपति भवन थोड़ी सी विजिबिलिटी बेटर है, दिख रहा है। और ठीक मेरे पीछे मैं आप कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इंडिया गेट का नजारा यहां से दिखाए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां से इंडिया गेट आपको नजर ठीक से नहीं आएगा क्योंकि स्मॉग जमा हुआ है। स्मॉग थोड़ा सा कम हुआ है, हालांकि अभी भी देश की राजधानी दिल्ली में स्मॉग छाया हुआ है और लगातार पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने की दिक्कत सामने आ रही है। दिवाली को महज 2 दिन का वक्त है और एनसीआर की फिजाओं से ये जो स्मॉग है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। दमघोंटू हवा का कहर लगातार जारी है।
मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और आपको सीधे तस्वीरें दिखा देता हूं। आप देखिए ये जो स्मॉग है वो किस तरह से इस पूरी आबो हवा में छाया हुआ है। ये धुंधलापन लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जहां हम आज बात कर रहे हैं तो वो 336 है, यानी कि कल की तुलना में ये कम जरूर है, लेकिन विजिबिलिटी में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। प्रशासन हर तरह की कोशिश कर रहा है, छिड़काव कराया जा रहा है, मैकेनिकल स्वीपर की मदद ली जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये जो स्मॉग है वो बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल है, बदलता मौसम है और ये जो छाया हुआ काला काला स्मॉग है, इन तीनों से, इसके ट्रिपल अटैक से बचना है, जूझना है और हर तरह का एहतियात बरतना है। चलिए बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। लेफ्ट राजनीति का किला माने जाने वाले जेएनयू में पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विवेकानंद की आदमकद मूर्ति का अनावरण किया। खास बात यह थी कि पहली बार पीएम मोदी ने जेएनयू के किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। पिछले कुछ दिनों से जेएनयू विवादों की वजह से चर्चा में रहा है। इसके बाद पीएम मोदी का कार्यक्रम का एक बड़ा जो सियासी संदेश है वो भी दिया गया है। करीब 3 साल पहले विवेकानंद की मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ था, जो 2018 में पूरा हो गया था और तब से मूर्ति ढकी हुई रखी थी, लेकिन जेएनयू में विवेकानंद की मूर्ति को लेकर भी विवाद रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जेएनयू में मूर्ति का अनावरण करके पीएम ने एक चुनावी संदेश भी दिया है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के बताए मूल्यों का पालन करने की बात कही। मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो लक्ष्य सिर्फ फिजिकल या मटेरियल सेल्फ रिलायंस तक ही सीमित नहीं है। आत्मनिर्भरता का अर्थ भी व्यापक है, दायरा भी व्यापक है, उसमें गहराई भी है, उसमें ऊंचाई भी है। आत्मनिर्भर राष्ट्र तभी बनता है जब संसाधनों के साथ साथ सोच और संस्कारों में भी वो आत्मनिर्भर बने। इधर केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को पर्ची पर लाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से कमजोर हुई अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए केंद्र ने राहत पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भर भारत 3.0 में पीएम प्रोत्साहन रोजगार योजना समेत 12 बड़े ऐलान किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र के 8.5 लाख बैंक कर्मचारियों को इस दिवाली पर 15% वेतन वृद्धि का तोहफा मिला है। भारतीय बैंक संघ के कर्मचारी और अधिकारी संघों के साथ वार्ता के बाद ये सहमति बनी है। ये फैसला 1 नवंबर से लागू होगा। दिल्ली में हवा के बाद पानी भी जहरीला हो रहा है। यमुना नदी में पानी के ऊपर जहरीले झाग तैरता हुआ दिखाई दिया। राजधानी दिल्ली में कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा 8,593 नए मरीज मिले हैं। वहीं 53 मरीजों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। राजधानी लखनऊ में बदमाशों ने एक सर्राफा कारोबारी को गोली मार दी, जिसमें कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मुरादाबाद में एक युवती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवती का शव उसके ही घर में मिलने के बाद से हड़कंप है। कहते हैं कि जल ही जीवन है। इधर पानी बचाने के लिए आईटीवी नेटवर्क की मुहिम को जल शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से दूसरे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, जिसमें आईटीवी को जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान पर बने टीवी शो के लिए पुरस्कार मिला है। जल ही जीवन है और इसीलिए पानी की बूंद बूंद कीमती है। समय रहते अगर इसकी परवाह नहीं की गई तो भारत जैसे देश में पानी का संकट बड़ा हो सकता है और इसीलिए मोदी सरकार ने जल संरक्षण की मुहिम शुरू की। लोगों को पानी की अहमियत समझाने और जल संरक्षण के लिए जागरूक करने में इंडिया न्यूज चैनल का नेटवर्क आईटीवी नेटवर्क केंद्र सरकार की इस मुहिम का हिस्सा है। अनेक टीवी कार्यक्रमों के जरिए आईटीवी ने जन जन तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचाने की कोशिश जारी रखी है।
जल शक्ति मंत्रालय ने 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार देकर आईटीबी का उत्साह बढ़ाया है। Namaskar. On behalf of ITV Network, I would like to thank Ministry of Jal Shakti for awarding the second prize in Best TV Show for promoting water conservation. This award is a great motivation for my team and will double our efforts to spread awareness in the domain of water management. धन्यवाद। जल शक्ति मंत्रालय की मुहिम को लोगों तक पहुंचाने के लिए आईटीवी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा और चेयरपर्सन ऐश्वर्या शर्मा ने आखिरी बूंद के नाम से कैंपेन की शुरुआत की, जिसके तहत लोगों को पानी बचाने की जरूरत और उपाय के बारे में बताया जाता है। टीवी शोज के अलावा आईटीवी नेटवर्क अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, जिसका मकसद है जल संरक्षण के साथ उसका प्रबंधन और पानी के दोबारा इस्तेमाल की बात लोगों को समझाना। पानी बचाने की ये मुहिम लगातार जोर पकड़ती जा रही है। आईटीवी की कोशिशों को भरपूर समर्थन मिला है और ये बात लोगों को समझ आ रही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर पानी बचाना है तो आज इसकी एक एक बूंद बचानी होगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये सम्मान इस मुहिम का समर्थन है। इधर गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ में विकास उत्सव 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ में विकास उत्सव 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने गुजरात के सीमावर्ती जिलों कच्छ, बनासकांठा और पाटन के करीब 150 सरपंचों को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने धनतेरस के मौके पर 1438 नए जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम ने जूनियर इंजीनियरों को बधाई दी और विश्वास जाहिर किया कि वो बेहतर कार्य करेंगे। छत्तीसगढ़ के मितानिनों यानी आशा कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने सभी आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है। ऐसा छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस अवसर पे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। इतनी मेहनत आप लोग करते हैं, इतना काम, इतनी सेवा आप करते हैं कि मैं अपने तरफ से जितना आपको धन्यवाद दूं, जितना आपको आभार व्यक्त करूं, जितनी आपकी प्रशंसा करूं वो कम है। वाकई में स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी आप ही लोग हैं। आपके मेहनत, आपके परिश्रम पे स्वास्थ्य विभाग सेवाएं दे पाता है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में। एक ऐतिहासिक उपलब्धि छत्तीसगढ़ के शासन के स्वास्थ्य विभाग ने हाल में ही हासिल की है। उत्तर प्रदेश के आगरा में डीएम ऑफिस के बाहर एक युवक ने एक महिला के ऊपर तेजाब से हमला कर दिया। इस घटना में महिला बच गई, लेकिन उसकी साड़ी जल गई। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बिरहाना रोड पर मां वैभव लक्ष्मी मंदिर को सजाने के लिए रुपयों का इस्तेमाल किया गया। दिवाली के मौके पर यहां लक्ष्मी जी की मूर्ति और उनके आसपास की जगहों को तरह तरह के नोटों से भव्य तरीके से सजाया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गुरुकुल के छात्रों ने दीपोत्सव की तैयारियों में बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान घाट को दीपों से सजाने का काम किया गया। राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव पर जगमगा रही है। राम मंदिर निर्माण ने दीपोत्सव की खुशी के कई गुना बढ़ा दिया है। अयोध्या में 3 दिन के दीपोत्सव की धूम है। इस बार दीपोत्सव पर राम की नगरी अयोध्या 5,91,000 दीपों से जगमगाएगी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अयोध्या अपना नाम दर्ज कराने जा रही है। सरयू के घाटों से लेकर सड़कें, गलियां, मठ मंदिरों समेत 16 प्रवेश द्वारों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। योगी सरकार ने लोगों के उल्लास को देखते हुए कोरोना के कारण आने की इजाजत भले ही न दी हो, मगर रामलला के दरबार में वर्चुअल दीप जलाने का प्लेटफॉर्म सभी के लिए मुहैया कराया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में 13 नवंबर को सीएम योगी समेत राज्यपाल एवं कई मंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान पूरे राम नगरी में करीब 10 लाख दीप जलाए जाएंगे। अकेले राम की पैड़ी पर ही 6 लाख दीप जलाने की तैयारी है, जिसके जरिए ये सुनिश्चित करना है कि हर हाल में 40 मिनट के भीतर 5.51 लाख दीप जल जाएं और 5 मिनट तक लगातार जलते रहें। तस्वीरें राम की पैड़ी की है और यहाँ हर नजारा ऐसा है जो तस्वीर अयोध्या से निकल कर जा रही है वो देश दुनिया में ये बताने के लिए काफी है कि अयोध्या नगरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की है। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, तमाम साधु संत हैं, लेकिन चूंकि हम अयोध्या नगरी में हैं इसलिए शुरुआत सबसे पहले भजन से करेंगे। क्या भजन सुनाएंगी, कौन सा आज, क्योंकि मौका ऐसा खास है जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और ये दीपोत्सव, पहला दीपोत्सव ऐसा आया है जब लोगों की तपस्या ये पूरी हुई है। 500 सालों के बाद वो संकल्प था वो पूरा हुआ है। तो क्या सुना रही है? प्रभु श्री राम के भजन है। त्रिभुवन विदिता, त्रिभुवन विदिता, वध जिकर नहुआ,
बड़ा निक लागे, राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे, राघव जी के गौआ बड़ा निक लागे। ये मौका बेहद खास है क्योंकि जो तपस्या, जो उम्मीद आप लोगों को एक 500 सालों की जो मेहनत थी वो रंग लाई है। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और ये दीपोत्सव आया है। एक तरीके से जैसे 14 साल के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वनवास कटा था, 500 साल के बाद ये भी वनवास कटा है। कैसा लग रहा है ये? उसके लिए शब्द नहीं है। कितना हर्ष, कितनी खुशी, कितनी शांति और कितना उल्लास हृदय में प्रकट हो रहा है कि जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन का उत्साह वास्तव में था, लेकिन वो अवधि 14 वर्ष की केवल थी, ये 500 वर्ष की अवधि थी और इसके लिए जन जन जो तरस रहा था, आज वह जब अवसर आया है तो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, सपनों के सच होने जैसा है। और वर्तमान का यह जो दिव्य उत्सव है, यह भी लग रहा है कि जैसे हम लोग स्वप्न लोक में हैं। अयोध्या जी के लिए इसकी बहुप्रतीक्षित प्रतीक्षा चल रही थी, आज वह प्रतीक्षा साकार हुई।